हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग इम्पल्स में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेफ्राइटिस के बारे में, जो कि किडनी का एक बीमारी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि नेफ्राइटिस क्या है, ये कौन सी बीमारी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेफ्राइटिस का मीनिंग क्या होता है। तो जो नेफ्राइटिस वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, नेफ्रो प्लस आइटिस। नेफ्रो यानी कि किडनी और आइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन, यानी किडनी के इन्फ्लामेशन को क्या बोलेंगे, नेफ्राइटिस बोलेंगे। यानी कि नेफ्राइटिस में क्या होता है, किडनी का इन्फ्लामेशन हो जाता है, या कह सकते हैं कि नेफ्रॉन का इन्फ्लामेशन हो जाता है। किडनी या फिर नेफ्रॉन का इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, नेफ्राइटिस बोलते हैं। अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो एक छोटा सा डेफिनेशन है, नेफ्राइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनी, यानी कि किडनी के इन्फ्लामेशन को नेफ्राइटिस बोलेंगे, या फिर कह सकते हैं कि इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनी इज कॉल्ड नेफ्राइटिस। तो ये था नेफ्राइटिस का डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स का। तो नेफ्राइटिस का मेनली टू ही टाइप्स है, एक है एक्यूट नेफ्राइटिस और दूसरा टाइप है क्रोनिक नेफ्राइटिस। चलिए दोनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है एक्यूट नेफ्राइटिस। तो एक्यूट नेफ्राइटिस क्या है, इट कैन डेवलप सडनली आफ्टर अ सीवियर इन्फेक्शन सच एज स्ट्रेप थ्रोट। यानी कि जो एक्यूट नेफ्राइटिस है, ये अचानक से डेवलप होता है आफ्टर अ सीवियर इन्फेक्शन, यानी कि किसी सीवियर इन्फेक्शन के अचानक बाद ये डेवलप हो जाता है, और ये अचानक से तुरंत डेवलप होता है। इसमें ये एक्यूट नेफ्राइटिस को डेवलप होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये सडनली डेवलप हो जाता है। अब देखिए अगला पॉइंट है कि एक्यूट नेफ्राइटिस इज मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय हाइपर सेंसिटिविटी टू ड्रग थेरेपी लाइक एनाल्जेसिक्स और एस्पिरिन, साइक्लोस्पोरिन, ट्रैक्रोलिमस। यानी कि ये कुछ ड्रग है, जैसे कि कुछ ड्रग लेने के बाद किसी किसी पेशेंट के बॉडी में हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन देखने को मिलता है। तो कुछ ड्रग के हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन के वजह से भी एक्यूट नेफ्राइटिस डेवलप हो सकता है। अब उसमें कौन कौन सा ड्रग आएगा, तो जैसे कि एनाल्जेसिक्स हो गया, या एस्प्रिन हो गया, या साइक्लोस्पोरिन, या फिर टेक्रोलिमस। ये सभी ड्रग के हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन के वजह से भी एक्यूट नेफ्राइटिस डेवलप हो सकता है। दूसरा टाइप है क्रोनिक नेफ्राइटिस। अब ये क्रोनिक नेफ्राइटिस क्या है, तो इट कैन डेवलप स्लोली एंड प्रेजेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी कि ये धीरे धीरे स्लोली डेवलप होता है, लेकिन ये लंबे टाइम तक बना रहता है, जल्दी ठीक नहीं होता है। जो क्रोनिक नेफ्राइटिस है, ये स्लोली डेवलप होता है और लंबे टाइम तक प्रेजेंट रहता है। अब क्रोनिक नेफ्राइटिस का दूसरा पॉइंट है, क्रोनिक नेफ्राइटिस अकर ड्यू टू वेरी लार्ज नंबर ऑफ कॉजेज सच एज ऑटो इम्यूनिटी, obstructions of the urinary tract, high blood pressure, polycystic disease of kidney, high calcium deposition in the kidney and uric acid deposition in the kidney। यानी कि जो क्रोनिक नेफ्राइटिस है, वो बहुत सारे वजहों से हो सकती है। उसमें कौन कौन सा वजह होगा, तो एक है ऑटो इम्यूनिटी, दूसरा है कि यूरिनरी ट्रैक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन, तीसरा है हाई ब्लड प्रेशर, चौथा है पॉलीसिस्टिक डिजीज ऑफ किडनी, पांचवा है कि हाई कैल्शियम डिपोजिशन इन द किडनी। यानी किडनी में कैल्शियम के ज़्यादा डिपोजिशन के वजह से भी क्रोनिक नेफ्राइटिस हो सकता है, या फिर यूरिक एसिड के डिपोजिशन के वजह से भी किडनी का इन्फेक्शन हो सकता है। यानी कि किडनी में यूरिक एसिड के डिपोजिशन के वजह से भी क्रोनिक नेफ्राइटिस डेवलप हो सकता है। तो ये था नेफ्राइटिस का टाइप्स, एक्यूट एंड क्रोनिक। अब हम बात करेंगे नेफ्राइटिस का कॉजेज के बारे में, कि नेफ्राइटिस आखिर क्यों होता है, किन किन कारणों की वजह से नेफ्राइटिस हो सकता है। तो इसमें पहला वजह है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि बैक्टीरिया के संक्रमण की वजह से ये नेफ्राइटिस हो सकता है। दूसरा है एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि इम्यून सिस्टम के एबनॉर्मल रिस्पॉन्स के वजह से हो सकता है। यानी कि जो हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र है, उसके
एबनॉर्मल रिस्पॉन्स की वजह से भी नेफ्राइटिस हो सकता है। तीसरा है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यानी कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से भी नेफ्राइटिस हो सकता है। और चौथा है हाइपर कैल्सीमिया, यानी कि क्या होगा कि अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ता है तो वो जा कर के किडनी में डिपॉजिट हो जाएगा और किडनी में कैल्शियम के अधिक डिपोजिशन की वजह से भी नेफ्राइटिस हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि नेफ्राइटिस का रिस्क फैक्टर, यानी कि कौन कौन से फैक्टर की वजह से ये हो सकता है या फिर ये किन किन लोगों में नेफ्राइटिस का होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। रिस्क फैक्टर में हम यही देखते हैं कि किन किन कारणों से किसी में नेफ्राइटिस हो सकता है या फिर कौन कौन से ऐसे पर्सन है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको नेफ्राइटिस होने का चांसेस ज़्यादा है, नेफ्राइटिस का खतरा किन किन लोगों को ज़्यादा है। तो पहला पॉइंट है प्रोलोंग थोरेट इन्फेक्शन, यानी कि ऐसा पर्सन जिसको लंबे समय से थोरेट का इन्फेक्शन है उसमें नेफ्राइटिस डेवलप होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। दूसरा है वीक इम्यूनिटी, अगर किसी आदमी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो उसको नेफ्राइटिस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, या फिर इम्यून सिस्टम के वीक होने की वजह से नेफ्राइटिस हो सकता है। दोनों बातें हो सकती है। तीसरा पॉइंट है रूमेटिक फीवर, यानी कि रूमेटिक फीवर अगर किसी को लंबे टाइम से है तो इसके वजह से भी, इस फैक्टर के वजह से भी किसी को नेफ्राइटिस हो सकता है। अगला है कि रॉन्ग डाइटरी हैबिट, यानी कि किसी का डाइटरी हैबिट्स जो है वो गलत है, यानी कि जो उसका खान पान है वो तरीका उसका गलत है, तो उसके वजह से भी हो सकता है। कोई ऐसा पर्सन है जिसका डाइटरी हैबिट जो है वो गलत है, रॉन्ग डाइटरी हैबिट है, तो उसको नेफ्राइटिस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। अगला है फ्रीक्वेंट यूज ऑफ पेन किलर, पेन किलर के बार बार इस्तेमाल करने से या फिर अधिक इस्तेमाल करने से नेफ्राइटिस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, या फिर वैसे लोग जो पेन किलर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको नेफ्राइटिस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। अगला पॉइंट है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी कि पोषण की कमी से भी, या फिर कह सकते हैं कि ऐसे पर्सन, ऐसे लोग जिसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है उसको भी नेफ्राइटिस हो सकता है। अगला है एक्सेसिव अल्कोहलिज्म, यानी कि ऐसे पर्सन जो ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उसको भी नेफ्राइटिस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, उसको भी उसका रिस्क रहता है। अब हम बात करते हैं नेफ्राइटिस के पैथोफिजियोलॉजी का। तो इसमें पहला पॉइंट है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि इसमें उसका नेफ्राइटिस का कारण हो सकता है, जैसे कि मान लेते हैं कोई बैक्टीरिया हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, या फिर कोई मेडिसिन हो जाएगा, ये सब किस में आ जाएगा, इटियोलॉजिकल फैक्टर में आ जाएगा। फिर दूसरे पॉइंट पे आता है थ्रोट इन्फेक्शन, जैसे किसी को थ्रोट का इन्फेक्शन हो गया, गले का संक्रमण हो गया, तो संक्रमण जो होता है तो कोई जो एंटीजन आपके बॉडी में प्रवेश करेगा तो उस एंटीजन के अगेंस्ट में आपका बॉडी, आपका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाता है। तो क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा और वो जाकर के ग्लोमेरुलस में डिपॉजिट हो जाता है। क्या है, डिपोजिशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इन ग्लोमेरुलस। फिर इससे आगे क्या होगा अगला स्टेज में, तो इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एपिथेलियल सेल लाइनिंग द ग्लोमेरुलस, यानी कि जो ग्लोमेरुलस का अंदर का जो लाइनिंग है वो एपिथेलियल सेल का होता है और उसका प्रोडक्शन इस केस में बढ़ जाता है। तो जब एपिथेलियल सेल का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा जो कि ग्लोमेरुलस का अंदर का लाइनिंग है, तो क्या होगा, तो ग्लोमेरुलस का जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, यानी कि जिस मेम्ब्रेन से ब्लड फिल्टर होता है, वो मोटा हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि सेल का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मेम्ब्रेन मोटा हो जाएगा। फिर उससे क्या होगा, तो एस्केरिंग एंड लॉस ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है वो सड़ जाएगा और उसका लॉस हो जाएगा। फिर उससे क्या होगा, तो डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो आपका GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, वो कम हो जाएगा और आपका किडनी फेल भी हो सकता है। अगला है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ नेफ्राइटिस, यानी कि नेफ्राइटिस का क्या क्या लक्षण होगा।
तो पहला है स्वेलिंग ऑफ टिश्यू इनिशियली अराउंड फेस एंड अराउंड आइज, यानी कि शुरुआती लक्षण में क्या होगा, तो आपके आंखों के चारों साइड या फिर आपके फेस के आसपास क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगा। दूसरा है टायर्डनेस एंड जनरल मलेस, यानी कि थका थका सा लगेगा और आलस काफ़ी ज़्यादा आएगा। अगला लक्षण है क्लॉडी यूरिन, यानी कि यूरिन उसका काफ़ी क्लॉडी आएगा, धुंधला दिखेगा। फिर है यूरिमिया हो जाएगा उसको। अगला लक्षण है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, यानी कि उसको सांस लेने में कठिनाई होगी। अगला है पस इन यूरिन, उसके यूरिन में पस आएगा, या फिर कह सकते हैं कि उसका जो यूरिन का कलर है वो चेंज हो सकता है। फिर अगला लक्षण है चेंज इन मेंटल स्टेटस। जाहिर सी बात है कि कोई आदमी अगर बीमार पड़ता है तो उसके मेंटल स्टेटस में परिवर्तन आता है। और क्या होगा, तो वेट गेन उसका हो सकता है कि अगर कोई पर्सन नेफ्राइटिस से ग्रसित है तो उसका वेट गेन भी हो सकता है। और क्या लक्षण होगा, तो जॉइंट रेडनेस, यानी जो उसका जॉइंट है वो रेड हो जाएगा। माउथ में अल्सर होगा। रिड्यूज यूरिन आउटपुट, यानी कि जो इसका यूरिन का आउटपुट है वो कम हो जाएगा। जैसे कि क्या हुआ था वहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो गया था, तो GFR जब कम होगा तो यूरिन का आउटपुट भी कम हो जाएगा। फिर एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, बॉडी में फ्लूइड का रिटेंशन होगा तो BP भी बढ़ जाएगा और उसको फीवर भी आ सकता है। और अगला लक्षण है यूरिन में कंटेंट्स ब्लड, उसके पेशाब में खून भी आ सकता है। और क्या होगा, तो लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख की कमी होगी, वॉमिटिंग हो सकता है, एबनॉर्मल पेन हो सकता है। और क्या नहीं कि एब्डोमिनल या फिर एबनॉर्मल पेन हो सकता है। और क्या होगा, उसको जॉइंट पेन होगा। अब हम बात करते हैं इसका डायग्नोसिस का कि इसका पता कैसे लगाएंगे। तो पहला डायग्नोसिस है फिजिकल एग्जामिनेशन। दूसरा है KFT, यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट। तीसरा है किडनी बायोप्सी। और क्या कराएंगे, तो अल्ट्रासाउंड और एक्सरे उसका करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट का, यानी कौन कौन सा मेडिसिन इसमें हम चला सकते हैं, इसको मैनेज किस तरीके से करेंगे या फिर इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहला जो है वह कॉर्टिकोस्टेरॉयड या अदर इम्यूनो सप्रेसिव मेडिकेशन, यानी कि उसको कॉर्टिकोस्टेरॉयड या फिर दूसरा इम्यूनो सप्रेसिव मेडिकेशन दे सकते हैं। और क्या देंगे, तो उसको एंटीबायोटिक दे सकते हैं। और अगर उसका BP बढ़ा हुआ है तो उसको हाइपर टेंसिव, यानी कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग भी दे सकते हैं। और अगर उसका किडनी फेल कर गया पूरी तरीके से तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। और अगर ट्रांसप्लांटेशन नहीं किए तो उसका डायलिसिस आप कर सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।